Yeah, remember that in today's class we are going to talk about T.S. Eliot, a prominent critic, ड्रामेटिस्ट एंड पोएट ऑफ 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी के क्रिटिक भी हैं, पोएट भी हैं और आपके ड्रामेटिस्ट भी रहे हैं। वन थिंग आई टोल्ड यू कि वी हैव नॉट मच टाइम। तो इस समय आपकी जो प्राइमरी ड्यूटी है, जो प्राइमरी ड्यूटी इज दैट कि बिफोर facing the examination, whatever the author you have, especially you have the book and Emirate Guide to English Literature, you will get that there are what authors are mentioned in that book, authors which are prescribed in PGT syllabus. So you have to turn to that page. एक बार एक नजर इन पर आपको जरूर डालना चाहिए। उसी कड़ी में आज हम लोग टी.एस. एलियट को लेके बात कर रहे हैं। इतना समय नहीं कि मैं आपसे क्वेश्चन लेकर के उसको मैं एक बार दोबारा आपसे रिवाइज करा सकूंगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से टी.एस. एलियट से रिलेटेड जितना इंफॉर्मेशन है आई एम गिविंग यू, आई एम टेलिंग यू, you have only to listen carefully. If you find any new point, you have to note down. आपको केवल सुनना है। अगर आप चाहें तो किताब खोल सकते हैं, वहां से आपको वो इंफॉर्मेशन और मिल जाएगा। बट रिमेम्बर दैट don't be personal, don't be embarrassed. Whatever the time you have to use your time with beautiful thought, with positive thought, and हम चूंकि टी.एस. एलियट से उतना बात नहीं किए थे, therefore आई एम गोइंग टू टेक दिस पार्टिकुलर आंसर। टी.एस. एलियट का पूरा नाम है थॉमस ईस्टर्न एलियट। टी से थॉमस, THOMAS, थॉमस ईस्टर्न। ईस्टर्न की स्पेलिंग है STEARNS, थॉमस ईस्टर्न इलियट, ELIOT। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है। कभी कभार पूरा नाम पूछा जाता है कि टी.एस. एलियट का फुल फॉर्म क्या रहा है। तो टी.एस. एलियट का फुल फॉर्म थॉमस ईस्टर्न इलियट। ईस्टर्न के लास्ट में यस लगा हुआ है, STEARNS। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ही वाज अ ड्रामेटिस्ट, क्रिटिक एंड पोएट ऑफ 20th सेंचुरी। वो तीन चीजों में उनका योगदान रहा है। वो ड्रामेटिस्ट भी थे, पोएट भी थे और क्रिटिक भी थे। कब के? 20th सेंचुरी के। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ही वॉज बॉर्न इन 1888। उनका जो जन्म है वो 1888 को हुआ था। ही वॉज बॉर्न इन 1888, 1888 में उनका जन्म हुआ था। ही डाइड इन 1965। उनकी जो मौत हुई थी वो 1965 ईस्वी में हुई है। तो ये दो पॉइंट आपको ध्यान में रखना। ही वॉज बॉर्न इन 1888 एंड डाइड इन 1965। 1888 में उनका जन्म हुआ, 1965 ईस्वी में उनकी मौत हुई है। उनका जन्म यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हुआ था। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक जगह है सेंट लुइस मिसोरी। सेंट लुइस मिसोरी इन अमेरिका। ही वॉज बॉर्न देयर इन 1888 एंड यू विल कम टू नो कि 26 सितंबर को, 26 सितंबर 1888 को उनका जन्म हुआ था। He was born in on 26 September 1888 in America, and you will come to know जो जगह का नाम था सेंट लुइस मिसोरी। डाइड इन 1965, 1965 ईस्वी में उनकी मौत हुई है। अगर आपको कुछ नहीं याद होगा तो इसका जरूर ध्यान में रखिएगा। 1965 में भारत और पाक के बीच एक वार भी हुआ। जब 1965 में भारत और पाक के बीच वार हुआ था, तो उसी सन में, मैं नहीं कहता उसी डेट में, उसी सन में 1965 में दिस मैन लेफ्ट द वर्ल्ड, इस आदमी ने दुनिया को अलविदा कहा था। और जो डेट थी वो 4 जनवरी थी। 4 जनवरी 1965 को उनकी मौत होती है। 26 सितंबर 1888 को उनका जन्म होता है अमेरिका के सेंट लुइस मिसोरी में। So he was a born American but got the citizenship of England. वो जन्म से तो अमेरिका में उनका जन्म हुआ, उनकी पैदाइश हुई, लेकिन उनको जो नागरिकता मिली है
और 20th सेंचुरी में ही गॉट द सिटीजनशिप ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की नागरिकता उनको मिली हुई है। ये चीज हमें ध्यान में रखना। और वो मरे भी हैं लंदन में, इंग्लैंड में। जब वो मरे हैं लंदन में, इंग्लैंड में, तो एक जगह है कि ही वॉज बरीड इन चर्च यार्ड इन ईस्ट कॉकर। ईस्ट कॉकर एक जगह का नाम है, वहां पे उनको दफन किया गया। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि ही वॉज बरीड इन ईस्ट कॉकर। वो जो है ईस्ट कॉकर में उनको जो है दफन किया गया। ईस्ट कॉकर की जगह जो है लंदन, समरसेट लंदन में उनको दफन किया गया था। उनके फादर का नाम हेनरी वेयर इलियट रहा। उनके फादर का क्या नाम था? हेनरी वेयर इलियट, WARE। और वो अपने माता पिता की सातवीं संतान थे। ही वॉज द सेवेंथ चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। वो अपने माता पिता की सातवीं संतान थे। एंड रिमेम्बर दैट कि इनके जो फादर थे उनका क्या नाम था? हेनरी वेयर इलियट, हेनरी वेयर इलियट। और उनकी जो माँ थी उनका नाम था चार्लोटी चैल्सी ईस्टन, चार्लोटी चैल्सी ईस्टन। चार्लोटी चैल्सी ईस्टन was his mother. Again, I would like to tell you that in today's class, we are talking about T.S. Eliot, Thomas Easton Eliot, a well-known critic, essayist, and poet of 20th century. He was born in America in 1888 at St. Louis, Missouri, and died in 1965 in England at कॉकर। कॉकर नाम की जगह पर उनको दफन किया गया था, ईस्ट कॉकर इन समरसेट, वहां पर। और उनकी जो मौत हुई थी होती है, कब होती है? यू विल कम टू नो 4 जनवरी 1965 को। उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म 26 सितंबर 1888 को हुआ था। 26 सितंबर 1888 को उनका जन्म हुआ। देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट दिस मैन व्हिच वी हैव टू रिमेंबर। सबसे पहला चीज की 1914 ईस्वी में वो ब्रिटेन आते हैं। 1914 ईस्वी में क्वेश्चन पूछा गया है कि वो ब्रिटेन कब आते हैं? 1914 में। ही केम टू ब्रिटेन इन 1914। 1914 ईस्वी में वो ब्रिटेन आते हैं। उसी साल वो जर्मनी भी जाते हैं। तो कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है कि 14 में वो ब्रिटेन आते हैं, उसी साल जर्मनी जाते हैं। उनके फादर का नाम हेनरी वेयर इलियट था, HENRY, हेनरी वेयर, WARE, हेनरी वेयर इलियट, ELIOT। उनकी माँ का नाम था चार्लोटी चैल्सी ईस्टन। चार्लोटी चैल्सी ईस्टन वॉज हिज मदर। एंड रिमेम्बर दैट कि जब वो जर्मनी जाते हैं, कब जाते हैं जर्मनी? जर्मनी 1914 में जाते हैं। इंग्लैंड भी उनका आना 1914 में होता है। लेकिन 1914 ईस्वी में इंग्लैंड में उनकी मुलाकात एक बड़ी शख्सियत से होती है जिसका नाम था एजरा पाउंड, EZRA, एजरा पाउंड, POUND। इनका नाम आपको कभी नहीं भूलना है। Eliot was associated with this man. Yeah, you can say कि there was a good bonding between Eliot and Ezra Pound. Ezra Pound एक मेल है, फीमेल नहीं है। और एक चीज ये ध्यान में रखना है, दूसरा चीज ये ध्यान में रखना है कि अपने समय की बड़ी शख्सियत एजरा पाउंड रहे हैं। एजरा पाउंड के कहने पर ही CS एलियट ने द वेस्टलैंड का कुछ हिस्सा हटा दिया था। और एजरा पाउंड को ही TS एलियट ने द वेस्टलैंड डेडिकेट किया हुआ जो उनका मास्टर पीस है। तो 1914 ईस्वी में उनकी मुलाकात इंग्लैंड में एजरा पाउंड से होती है। और 1914 ईस्वी में ही वो इंग्लैंड को आते हैं। 1914 ईस्वी में ही वो जर्मनी की यात्रा पर जाते हैं। एक तीन चीज ध्यान में रखना है। और वे अपने माता पिता की सातवीं संतान थे। इसके अलावा जो एक और पॉइंट है, एलियट ने अपनी जिंदगी की शुरुआत 1917 ईस्वी में अपने करियर की शुरुआत एक बैंक क्लार्क के रूप में की। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इलियट स्टार्टेड हिज करियर, इलियट ने अपने करियर की शुरुआत एक बैंक क्लार्क के रूप में की। बैंक में क्लर्क की नौकरी से उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि इलियट ने अपनी जिंदगी की शुरुआत एक बैंक क्लर्क में की है। और वह बैंक क्लर्क में लंदन में एक बैंक था
उस बैंक का नाम था लॉयड बैंक, एल डबल एल वाई ओ डी, लॉयड बैंक। आप ये चाहे नाम याद कर लीजिए, चाहे आप सुने रहिएगा। उस बैंक का क्या नाम था? लॉयड, डबल एल ओ वाई डी। इस बैंक का नाम था लॉयड, डबल एल ओ वाई डी। उस बैंक से वो अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। उस बैंक में वो क्या थे? अकाउंटेंट थे, या आप कह सकते हैं क्लार्क थे। उनकी मुलाकात किससे हुई थी? एजरा पाउंड से हुई थी। कब हुई थी? 1914 ईस्वी में हुई थी। वो जो है लंदन से, सॉरी, अमेरिका से लंदन कब आते हैं? 1914 ईस्वी में आते हैं। अपने माता पिता की कौन सी संतान थे? सातवीं संतान थे। फादर का क्या नाम रहा है? हेनरी वेयर इलियट। हेनरी शब्द बड़ा पॉपुलर है, अगर आप ये नाम याद रखेंगे यू विल नेवर फॉरगेट। फादर का नाम हेनरी वेयर इलियट रहा। माँ का क्या नाम था? चार्लोटी चैंसी ईस्टन। चार्लोटी भी बड़ा पॉपुलर नाम इंग्लिश लिटरेचर का रहा है, चार्लोटी चैंसी ईस्टन। कब जन्म हुआ? 1888 में हुआ। कब मौत हुई है? 1965 ईस्वी में। कहाँ जन्म हुआ है? यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, सेंट लुइस मिसौरी में हुआ है। मौत कहाँ पर हुई है? लंदन में हुई है। उनको लंदन में कहाँ दफन किया गया था? ईस्ट कॉकर इन समरसेट इन लंदन में, ईस्ट कॉकर इन समरसेट इन लंदन। उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत एक बैंक अकाउंटेंट के रूप में की है, और जब वो अपनी जिंदगी की शुरुआत बैंक अकाउंटेंट के रूप में करते हैं तो वह डेट 1917 है, और उन्होंने इंग्लैंड का लॉयड बैंक ज्वाइन किया। लॉयड, डबल एल ओ वाई डी, ये चीज उन्होंने ज्वाइन किया। इसके अलावा 1925 में उनको जो है क्या बनाया जाता है? डायरेक्टर बनाया जाता है फेयर एंड फेयर कंपनी का। फेबर एंड फेबर, एफ ए बी ई आर एंड एफ ए बी ई आर, फेबर एंड फेबर दो बार आया हुआ है। एफ ए बी ई आर एंड एफ ए बी ई आर का उनको डायरेक्टर बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 1925 में बनाया जाता है। एलियट फेल इन लव विद विवियन हे वुड। एलियट का एक तरह से अफेयर था, किसके साथ था? विवियन हे वुड के साथ। उसका उनका जो स्पेलिंग है VIVIEN, विवियन हे वुड, HEIGH, हे वुड, WOOD, विवियन हे वुड से उनका अफेयर था, whom he married in July 1915, और एलियट ने उनसे 1915 ईस्वी में शादी की है। तो कुछ डेट बिल्कुल लगातार चल रहा है। 14 में अमेरिका छोड़कर इंग्लैंड को आना, 1914। 1915 ईस्वी में शादी करना, किसके साथ शादी करना? अपनी बिलव्ड विवियन हे वुड से। विवियन, VIVIEN, विवियन हे, HEIGH, हे वुड, WOOD। 1917 ईस्वी में लॉयड बैंक को ज्वाइन करना अकाउंटेंट के रूप में। 1914 ईस्वी में एजरा पाउंड से मुलाकात होना। 1925 ईस्वी में फेबर और फेबर कंपनी का डायरेक्टर बनना, या उसको ज्वाइन करना। तो मेरे ख्याल से इतनी जो इंफॉर्मेशन है, यह उनकी मैरिज से लेकर के, उनके बर्थ से लेकर के, उनकी डेथ से लेकर के, उनके माँ के बारे में, उनके फादर के बारे में, उनकी बिलव्ड के बारे में, ऑल दीज थिंग्स आई टोल्ड यू कि क्या क्या चीजें रही। जस्ट आई वांट टू नो कि इंफॉर्मेशन ज्यादा है, ऐसा तो नहीं, आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? ये पूछना लॉजिक नहीं, बिकॉज थिंग्स आर गोइंग टू बी रिकॉर्डेड। नो सर, यस, क्लियर है सारा। किया तो ठीक है, क्योंकि रिवीजन हो रहा है सर, इंफॉर्मेशन, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, आपको थोड़े मतलब 1 घंटे में पूरा इलियट कवर हो जाएगा। इसकी लेक्चर की ब्यूटी यही, 1 घंटे में पूरा आपका वो कवर हो जाएगा। सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट विच आई वांट टू शेयर विद यू, वो चीज है कि वो जो है जिस जर्नल से जुड़े थे, जिस जर्नल से वो जुड़े थे, उनमें से एक जर्नल था जिसका नाम था द इगोइस्ट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द इगोइस्ट, EGOIST, वो द इगोइस्ट नाम के जर्नल से जुड़े थे। और यह जो जुड़ाव उनका था 1917 से 1919 तक था। वो क्राइटेरियन जर्नल से भी जुड़े थे।
सी एस एलियट क्राइटेरियन जर्नल से भी जुड़े हुए थे, लेकिन क्राइटेरियन के अलावा वो इगोइस्ट के एडिटर थे, और कब से कब तक, 1917 से 1919 तक। अब आप देखिए, दो तरह की चीजें आप पाते हैं। 17 में वो बैंक क्लर्क भी रहे, लॉयड बैंक को, उन्होंने इंग्लैंड के लॉयड बैंक को ज्वाइन किया। लेकिन एक तरफ बैंक के अकाउंटेंट होने के अलावा उनका कंट्रीब्यूशन लिटरेचर में भी चल रहा। लिटरेचर में वो कौन सा काम कर रहे थे, जर्नल से जुड़े थे। उस जर्नल का क्या नाम था, उस जर्नल का नाम द इगोइस्ट था। ये काम उन्होंने कब से कब तक किया, उसके वे एडिटर थे 1917 से लेकर 1919। इसके अलावा वो क्राइटेरियन जर्नल से भी जुड़े थे। क्राइटेरियन का तो क्वेश्चन पूछा जा चुका, कई बार आ चुका कि वो क्राइटेरियन का भी हिस्सा रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट आई वांट टू टेल यू कि ये भी क्वेश्चन पूछा गया, मुझे लगता है 2009 के पीजीटी में आया हुआ था, कि उनको इंग्लैंड की नागरिकता कब मिली। 1927 में ही गॉट द सिटीजनशिप ऑफ इंग्लैंड इन 1927। 1914 ईस्वी में वो इंग्लैंड आ जाते हैं, लेकिन आने के तुरंत बाद उनको नागरिकता नहीं मिलती है। तो जब वो 14 में इंग्लैंड आते हैं, तो 14 के आप समझ सकते हैं कि कम से कम वो 13 साल तक थे यहाँ पर। फिर 1927 में इंग्लैंड में को में मतलब इंग्लैंड के वे नागरिक बनते हैं कंप्लीटली। आज जो इम्पोर्टेंस अमेरिका का, कि एवरीवन वांट्स टू बी द सिटीजन, सिटीजन मतलब वहां पे नौकरी या इस तरह की चीजें। कभी जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार या सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले या 20th सेंचुरी के अर्ली टाइम में इंग्लैंड ही पूरी दुनिया का सेंटर था, पार का, आइडियोलॉजी का, तमाम चीजों का। तो यू विल कम टू नो कि लोग अमेरिका छोड़ करके इंग्लैंड आते, तो उसमें से एक नाम टी एस एलियट है, दूसरा नाम हेनरी जेम्स है, जो लिटरेचर में हम लोग जानते हैं। एंड दे गॉट द सिटीजन शिप ऑफ दिस नेशन। तो टी एस एलियट को 1927 में जो है इसकी नागरिकता मिलती है। एंड यू विल कम टू नो कि 1948 में उनको नोबेल प्राइज मिला हुआ। तो जो 1948 में नोबेल प्राइज मिला हुआ था, इसका मतलब कि 17 में उन्होंने द इगोइस्ट मैगजीन को ज्वाइन किया। 1919 तक उसने काम किया एडिटर के रूप में। इसका मतलब टी एस एलियट का जो लिटरेरी कार्य शुरू होता, एक मैं लिटरेरी कार्य की बात कर रहा हूँ, वह 17 से लेकर शुरू होता है और 48 तक पीक पर रहता है। इस आदमी ने 20 साल में वो काम कर दिए, बहुत काम किया 20 साल में। तो इन दिस यू फाइंड दैट कि एक आदमी जो बैंक अकाउंटेंट रहा, वह बैंक अकाउंटेंट का आदमी इतना बड़ा काम, और वर्ल्ड फेम, मतलब इतना, इवन ये भी कहा जाता है कि 20th सेंचुरी का इतना बड़ा पोएट शायद ही कोई रहा हो, और शायद ही किसी ने इतना एक्सपेरिमेंट किया हो पोइट्री के फील्ड में। एक वर्ड जो यूज किया जाता है अवांती गार्डी, अगर आपको याद होगा 2010 का क्वेश्चन था, वो मैंने आपको बताया था कि अवांती गार्डी जो है, यह क्या होता है कि एक आर्मी पर्सन या फ्रेंच वर्ड है, जो कि जो फ्रेंच सैनिक होते थे, जो सबसे आगे जो टुकड़ी होती थी, वो बढ़ करके सलामी देती थी। ऐसे ही वे पोएट, वे राइटर, जो किसी भी एज में सबसे आगे बढ़ करके कोई नई चीज लाते हैं, नया परिवर्तन करते हैं, तो उनको लिटरेचर में अवांती गार्डी कहा जाता है। तो टी एस एलियट ने 20th सेंचुरी में वही काम किया था। एक और चीज ध्यान में रखना है कि 1948 में उनको नोबेल प्राइज मिला था, और इसी समय उनको ऑर्डर ऑफ मेरिट भी मिला। तो नोबेल प्राइज तो ऑलरेडी अपने में बहुत बड़ा प्राइज है। इवन ही गॉट ऑर्डर ऑफ मेरिट एज दीस थिंग्स वी फाइंड। 1945 में उनकी वाइफ, या उनकी जो बिलव्ड थी, विवियन हे वुड, उनकी मौत हो जाती है। उनकी मौत के बाद इन्होंने अपनी प्राइवेट सेक्रेटरी से शादी किया था 1957 में। यू विल कम टू नो कि 1947 में उनकी वाइफ की मौत हो जाती है, तो 10 साल के बाद उन्होंने अपनी प्राइवेट सेक्रेटरी, जिसका नाम था मिस वालेरी फ्लेचर, मिस वालेरी फ्लेचर। मैंने बताया था कि अगर आप इस पार्टिकुलर चीज को पढ़े होंगे तो तुरंत ना कर रहा होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। मिस वालेरी फ्लेचर से उन्होंने शादी किया, और यह उनकी प्राइवेट सेक्रेटरी थी। इसका मतलब तीन औरतों का उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा योगदान था। एक उनकी बिलव्ड कम वाइफ, पहली जो उनकी वाइफ थी, जिनको उनकी बिलव्ड भी थी, जिनका नाम विवियन हे वुड था। उनसे उन्होंने मैरिज किया। कब किया था, 1917 में किया था, 1915 में, सॉरी 1915 में किया।
फिर उसके बाद 1947 में उनकी मौत हो जाती है। उनकी मौत के बाद उन्होंने अपनी प्राइवेट सेक्रेटरी, और उस प्राइवेट सेक्रेटरी का नाम मिस वालेरे फ्लेचर, उससे उन्होंने क्या किया, मैरिज किया। साथ ही साथ एक उनकी माँ का बड़ा योगदान उनकी लाइफ में रहा, चार्लोटी चैंसी ईस्टन। तो तीन नाम, माँ चार्लोटी चैंसी ईस्टन, वाइफ विवियन हे वुड, और उनकी प्राइवेट सेक्रेटरी जो बाद में उनकी वाइफ भी बनती है, वालेरी फ्लेचर। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नोबेल प्राइज 1948 में मिला था, ऑर्डर ऑफ मेरिट से भी उनको नवाजा गया। इसके अलावा आप देखेंगे कि उनकी एक बड़ी पकड़ थी, काफी अच्छी उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, और तमाम चीजों का, लैटिन में भी, एंशिएंट ग्रीक में भी उनकी पकड़ थी, फ्रेंच और जर्मन में भी उनकी पकड़ थी। यू विल कम टू नो काफी जगह उनकी पकड़ थी। अच्छा काम वो कर रहे थे फ्रेंच में, जर्मन में, आगे से ही विल कम टू नो। और उसके बाद जो है 1916 में टी एस एलियट ने डॉक्टोरल डिसर्टेशन किया था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट में आ चुका है। 1916 में टी एस एलियट ने डॉक्टोरल डिसर्टेशन किया था, मतलब पीएचडी की डिग्री उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लिया था। और किसके ऊपर किया था, एफ एच ब्रैडली के ऊपर। एफ एच ब्रैडली जो फिलोसोफर थे, उनके ऊपर उन्होंने किया था। और टॉपिक क्या था, उनकी अपने पीएचडी का जो टॉपिक था, knowledge and experience in the philosophy of F. H. Bradley. Knowledge and experience in the philosophy of F. H. Bradley. F. Dot H. Dot Bradley, Bradley। ये क्या थे, ये उनके जो है मतलब ये फिलासफर थे जिनकी फिलासफी पर उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, आप कह सकते हैं कि डॉक्टोरल उन्होंने थीसिस अपना उसको लिखा या जमा किया 1916, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी डिसर्टेशन। उसके बाद एक और चीज ध्यान रखना कि टी एस एलियट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोइट्री को लेकर या और चीजों को लेकर के, जो मैं ऐसे ही बता दूं, उसके लिए हमें किसी उसकी जरूरत नहीं है। टी एस एलियट की पोइट्री में ऑब्जेक्टिविटी है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब वो ये कहते हैं कि वट एवर यू वांट टू राइट, वट एवर यू वांट टू एक्सप्रेस, यू हैव टू एक्सप्रेस विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्टिविटी नहीं होना चाहिए, आथर की पर्सनालिटी नहीं नजर आना चाहिए। यह टी एस एलियट की खासियत है कि उनकी पोयम में ऑब्जेक्टिविटी है। ऑब्जेक्टिविटी जब होती है तो पर्सनालिटी ऑफ द आथर मर जाता है, उसमें सब्जेक्टिविटी नहीं होती है। आथर इसमें अपने बारे में नहीं बात करता है, वो अपनी भावनाओं को किसी कैरेक्टर, किसी सिचुएशन, किसी इवेंट या चेन ऑफ इवेंट के माध्यम से एक्सप्रेस करता है। दूसरा चीज, टी एस एलियट की पोयम में आपको देखेंगे कि मिथ है, टी एस एलियट की पोयम में एल्यूजन है, टी एस एलियट की पोयम में रिफरेंसेस है, सिंबल है, इमेज है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, यू कैन से कि इसके अलावा मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म के अलावा यू फाइंड की जो एक लाइफ है, मटेरियलिस्टिक लाइफ की, पब के बारे में बात करना, रेस्तरा के बारे में बात करना, होटल के बारे में बात करना, या स्पिरिचुअल डिक्लाइन, डिक्लाइन ऑफ स्पिरिचुअलिज्म है, और मटेरियलिस्टिक लाइफ कैसे फ्लारिश हो रही है, उसको उन्होंने थीम लेकर के बात किया। उन्होंने सेक्स को लेकर के बात किया कि कैसे मैकेनिकल लाइफ है, मैकेनिकल रिलेशनशिप है। उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बता दिखाने की कोशिश की कि पहले लोग जो है स्पिरिचुअलिटी को कितना इंपॉर्टेंस देते थे, जो सैक्रेड प्लेसेस थे वहां की यात्रा पर जाते थे। बट आज के समय में इंस्टेड ऑफ गोइंग एट सैक्रेड प्लेसेस, द पीपल गो टू सेलिब्रेट पिकनिक, और द पीपल डोंट गिव वैल्यू टू चर्च रिलीजियस प्लेसेस। तो आप देखेंगे कि उनकी पोइट्री में एल्यूजन है, रेफरेंसेस है, मिथ है, सिंबल है, इमेज है, और साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि अ, अब जो भी मटेरियलिस्टिक लाइफ है उसको लेकर के जिक्र किया गया, पब की बात, रेस्तरां की बात, होटल की बात, सेलिब्रेटिंग ऑफ पिकनिक की बात, सेक्स की बात, मैकेनिकल रिलेशनशिप की बात, और ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ स्पिरिचुअलिटी की बात है। और साथ ही साथ कि हाउ आवर सोल एंड हार्ट हैज बीन पॉल्यूटेड एंड वी डोंट बिलीव इन गॉड, और गॉड से रिलेटेड जितनी चीजें, उसमें आदमी का विश्वास नहीं है। तो इन सब बातों को करने की वजह से
उनकी पोयम बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है। और टी.एस. एलियट ने कहा था कि पोइट्री मस्ट बी कॉम्प्लेक्स बिकॉज द एज इन विच वी आर लिविंग दैट इज कॉम्प्लेक्स। जिस एज में हम रह रहे हैं वह कॉम्प्लेक्स है, तो हमारी पोइट्री भी कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए, बिकॉज पोइट्री इज द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर एज। जो पोइट्री है यह हमारे एज का रिफ्लेक्शन है। तो दीज थिंग्स यू फाइंड, जो हम आपको देख रहे हैं या जो हम बातें आपसे कर रहे हैं, यू फाइंड दीज थिंग्स की ये चीजें वहां पे नजर आती हैं। अब उसके अलावा पोइट्री के अलावा उन लोगों ने पोइट्री का एक और डिफिनेशन दिया था कि पोइट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन, इट्स एन escape फ्रॉम इमोशन, इट्स नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनालिटी, इट्स एन escape फ्रॉम पर्सनालिटी। अगर आपको याद होगा कि बहुत ही पॉपुलर डिफिनेशन है, कई बार ये पूछा जाता है, इसको लेकर के उन्होंने बात किया। टी.एस. एलियट ने वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज किया था, खासकर उनकी सब्जेक्टिविटी, उनकी पर्सनालिटी को लेकर के। टी.एस. एलियट ने जॉन मिल्टन के लिसिडास को भी क्रिटिसाइज किया था कि वहां पर भी पर्सनालिटी और सब्जेक्टिविटी नजर आती है। टी.एस. एलियट ने विलियम शेक्सपियर के हैमलेट को क्रिटिसाइज किया था, और उन्होंने कहा था हैमलेट इज एन आर्टिस्टिक फेल्योर। ये बात भी हमें ध्यान में रखना है। ये सब चीजें तो जनरली हमने बताया कि टी.एस. एलियट क्या थे या क्या उन्होंने वो किया था। वो एक क्रिटिक भी है, एक पोएट भी है, और एक ड्रामेटिस्ट भी है। ये कहा जाता है या क्रेडिट उनको दिया जाता है कि अगर मॉडर्न एज में पोइट्री और ड्रामा जिंदा है, तो द क्रेडिट ओनली गोज टू टी.एस. एलियट बिकॉज द पीपल वर द क्रिटिक्स वर एक्सपेक्टिंग कि विद द डेथ ऑफ टेनिसन पोइट्री विल डाई। लोग ये कहते थे कि टेनिसन की मौत के साथ ही पोइट्री खत्म हो जाएगी, कोई बड़ा राइटर नहीं आएगा। लेकिन टी.एस. एलियट ने उस पोइट्री को रिवाइव किया। और मॉडर्न एज को किसके लिए याद किया जाता है? मॉडर्न एज इज रिमेम्बर्ड फॉर वर्ड की पोइट्री एंड ड्रामा वर रिवाइव। पोइट्री और ड्रामा को रिवाइव किया गया। इट मीन्स दैट इन मॉडर्न एज पोइट्री एंड ड्रामा बिकेम पॉपुलर, and the name of the person, yeah, the person behind the popularity of drama and poetry was only T.S. Eliot. T.S. Eliot ने इसको पॉपुलर बनाया। The credit goes to that man who made it popular. उन्होंने इसको पॉपुलर बनाया। तो इतनी सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। सब्जेक्टिविटी की उन्होंने आलोचना की है, उसकी जगह उन्होंने ऑब्जेक्टिविटी को इम्पोर्टेंस दिया है। उन्होंने कहा कि आथर को अपनी पर्सनालिटी नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि कैरेक्टर के माध्यम से, चेन ऑफ इवेंट्स को सिचुएशन के माध्यम से उनसे अपनी बात रखनी चाहिए। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी। उनके जो कंटेम्प्रेरी थे, मैं थोड़ा सा वहां पे बात कर लूं। पोइट्री में W.B. येट्स उनके कंटेम्प्रेरी थे, G.M. हॉपकिंस उनके कंटेम्प्रेरी थे। कुछ हद तक आप देखेंगे W.H. ऑडेन रहे हैं, वो भी उनके कंटेम्प्रेरी थे। और कुछ वार पोएट्स थे। वार पोएट्स में विल्फ्रेड ओवेन थे, सी फ्रैड सेजन थे, रूपर्ट ब्रूक थे, जॉर्जियन पोएट्स थे, एडवर्डियन पोएट्स थे। दे वर द कंटेम्प्रेरी ऑफ दिस मैन। तो उन लोगों ने इसको लेके बात किया है। जब आप ड्रामेटिस्ट के बारे में बात करते हैं, तो G.B. शाह उनके कंटेम्प्रेरी थे। ड्रामेटिस्ट में W.B. येट्स ने भी ड्रामा लिखा है, वो भी इनके कंटेम्प्रेरी थे। ड्रामेटिस्ट में आपके जॉन गाल्सवर्दी इनके कंटेम्प्रेरी थे। हेनरी किप्सन का बाद में कुछ वर्क किया, W. पिनरो का, ग्रैनविल बार्कर का। व्हेन यू टॉक अबाउट दिस मैन, या फिर यू गो विद J.M. किंग करके एक ड्रामेटिस्ट है, वो भी इनके कंटेम्प्रेरी थे ड्रामा। जब आप जो है नॉवलिस्ट की बात करते हैं, तो हेनरी जेम्स, जेम्स जॉयस, E.M. फॉस्टर, D.H. लॉरेंस, H.G. वेल्स, जॉर्ज ऑरवेल, दे वर द कंटेम्प्रेरी ऑफ दिस। जब आप क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, तो I.A. रिचर्ड, टी.एस. एलियट होते ही, F.R. लिविस, न्यू क्रिटिक्स में बड़े नाम हैं जो क्रिटिसिज्म में इनके कंटेम्प्रेरी थे। तो ये उनके कंटेम्प्रेरी। अब आप सोच रहे होंगे मैं कौन सी गाथा सुना रहा हूँ? गाथा नहीं सुना रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको एक नजर में कंटेम्प्रेरी जानना चाहिए। इसका फायदा इसका एक फायदा ये होगा कि अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो ये इतना लेटेस्ट लेक्चर होगा कि मुझे नहीं लगता कि माइंड से स्लिप करेगा। मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू विल रिकॉल एंड यू विल गो विद राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि टी.एस. एलियट ने W.B. येट्स के बारे में कहा था, व्हेन आई वाज यंग मैन जस्ट बिगिनिंग टू राइट वर्क। जब मैं यंग मैन था और मैं कविता लिखना शुरू किया। रिमेम्बर दैट। उन्होंने क्या कहा था?
When I was a young man, जब मैं यंग मैन था, just beginning to write verse, और मैं केवल कविता लिखना शुरू किया था, Yeats was already a considerable figure. W.B. Yeats उस समय प्रसिद्धि को प्राप्त कर चुके थे। अगर ये स्टेटमेंट आता है, ये स्टेटमेंट किसका है, तो यह स्टेटमेंट टी.एस. इलियट का है। और टी.एस. इलियट ने यह स्टेटमेंट किसके बारे में दिया हुआ है? W.B. Yeats के बारे में दिया है। आगे वो कहते हैं कि Yeats was already a considerable figure in the world of poetry. पोइट्री के दुनिया में, पोइट्री के क्षेत्र में W.B. Yeats एक जाना पहचाना नाम था। I cannot remember that his poetry at that stage made any deep impression upon me. मैं उस समय नहीं बता पाऊंगा या मैं नहीं समझ पाऊंगा कि W.B. Yeats की पोइट्री ने कितना मुझे प्रभावित किया था। लेकिन मुझे याद है, जब मैं केवल लिखना शुरू किया था, कविता या को कविता की शक्ल जब मैंने देना शुरू किया था, अपने एक्सपीरियंसेस को, अपनी इमोशंस को, फीलिंग्स को कविता की शक्ल में जब मैंने ढालना शुरू किया था, तो पोइट्री की दुनिया में जो है, ईट्स वाज अ कंसिडरेबल फिगर। ईट्स एक बड़ा नाम था उस समय। ये बात उन्होंने कही है। दूसरा चीज, आपको एक चीज और ध्यान में रखना है कि ईट्स के ऊपर बहुत ज्यादा असर था एडवर्ड फिट्जजेराल्ड का। अगर आपको याद होगा, ये मैंने अपने लेक्चर में भी बात किया था। एडवर्ड फिट्जजेराल्ड जो है, इन्होंने क्या किया था, रुबैयात एक वर्क था उमर खयाम का, उसका उन्होंने ट्रांसलेशन किया पर्शियन राइटर से। उमर खयाम का वर्क रुबैयात था, रुबैयात का ट्रांसलेशन एडवर्ड फिट्जजेराल्ड ने किया था। एडवर्ड फिट्जजेराल्ड का बहुत ज्यादा असर टी.एस. इलियट पर था। तो एक नाम ये आपको ध्यान में रखना है, एक नाम ये आपको ध्यान में रखना, एक लाइन कि W.B. येट्स किस पोएट के बारे में कहते हैं कि जब उन्होंने लिखना, नॉट W.B., टी.एस. एलियट ने किस पोएट के बारे में कहा कि जब वह लिखना शुरू किए थे, पोइट्री लिखना शुरू किए थे, तब पोइट्री के फील्ड में एक बड़ा नाम W.B. येट्स था जो जाना पहचाना था। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उनकी पोइट्री ने उस समय मुझे कितना प्रभावित किया था। ये स्टेटमेंट किसका है? टी.एस. एलियट का है। और ये बात उन्होंने पोइट्री और पोएट नाम की एक किताब है उनकी, जो 1957 में आई। उनकी किताब का क्या नाम है? पोइट्री एंड पोएट, जो 1957 में आई है। उस किताब में इन्होंने ये बात कही हुई है। दूसरा चीज मैंने आपको ये बताया कि टी.एस. एलियट के ऊपर एक और शख्सियत का असर था। उस शख्सियत का नाम है एडवर्ड फिट्जजेराल्ड। एडवर्ड फिट्जजेराल्ड क्यों फेमस है? एडवर्ड फिट्जजेराल्ड ट्रांसलेटेड, व्हाट डिड ही ट्रांसलेट? ही ट्रांसलेटेड रुबैयात का रुबैयात का ट्रांसलेशन किए। उमर खयाम का वो वर्क रहा है, उसका उन्होंने ट्रांसलेशन किया था। तो उसका बहुत असर टी.एस. एलियट पे देखने को मिलता है। ये चीज हमें देखने को मिलती है। दूसरा चीज की उनकी जो पहली पब्लिश्ड पोयम, ये क्वेश्चन ध्यान में, पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको मैं रिपीट करूंगा, फिर से आप ध्यान में रखिएगा। टी.एस. एलियट का पहला पब्लिश्ड पोयम अ फेबल फॉर फीस्टर्स रहा। अ फेबल फॉर फीस्टर्स, इट वाज द फर्स्ट पब्लिश्ड पोयम ऑफ टी.एस. एलियट, या टी.एस. एलियट का पहला पब्लिश्ड पोयम रहा। पोयम का क्या नाम है? अ फेबल फॉर फीस्टर्स, फर्स्ट पब्लिश्ड पोयम ऑफ टी.एस. एलियट। ये चीज आपको ध्यान में रखना। जब वो स्कूल में थे तब उन्होंने इसको किया था और ये पब्लिश हुआ था। इसके अलावा उनकी 3 शॉर्ट स्टोरीज भी पब्लिश हुई थी। इसका मतलब टी.एस. एलियट ने लिटरेरी करियर की अगर बात की जाएगी, तो लिटरेरी करियर उन्होंने एज अ पोएट शुरू किया। और उसका जिक्र भी करते हैं कि जब वो लिखना शुरू किए पोयम, तो उन्होंने देखा कि उस जमाने के मशहूर पोएट W.B. येट्स थे। और वो इसकी भी बात करते हैं कि एडवर्ड फिट्जजेराल्ड, जिन्होंने रुबैयात का ट्रांसलेशन किया, रुबैयात जो उमर खयाम का वर्क है, उसका असर बहुत ज्यादा था। किसके ऊपर था? टी.एस. एलियट के ऊपर था। और टी.एस. एलियट की पहली पब्लिश्ड पोयम अ फेबल फॉर फीस्टर्स रही है। और ये जो है, जो इन्होंने लिखा, यह एक स्कूल एक्सरसाइज था। और इस स्मिथ एकेडमी में 1905 में पब्लिश होती है। स्मिथ एकेडमी रिकॉर्ड इन फरवरी 1905 में पोयम पब्लिश होती है। और 1905 ईस्वी में ही उन्होंने कुछ शॉर्ट स्टोरीज भी लिखा हुआ था।
जो उनके द्वारा लिखी गई शॉर्ट स्टोरीज है उसका नाम है बर्ड्स ऑफ प्रे, अ टेल ऑफ अ वेल, द मैन हु वाज द किंग। ये इनकी जो है शॉर्ट स्टोरी, 3 शॉर्ट स्टोरी रही है। कौन कौन सी? बर्ड्स ऑफ प्रे, बर्ड्स ऑफ प्रे उनका शॉर्ट स्टोरी रहा है। अ टेल ऑफ अ वेल उनका शॉर्ट स्टोरी रहा है। द मैन हु वाज द किंग, ये 3 इनकी शॉर्ट स्टोरी रही है। पहली पोयम का क्या नाम रहा है? फेबल। अगर आप फेबल शब्द याद रखेंगे, अभी फेबल पे जिक्र हो रहा था, ये पुलॉक का आया था, फेबल का आया था, पैरेबल का आया था। फेबल के नाम से उनका अ फेबल फॉर फीस्टर्स उनका पहला पोयम रहा, अ फेबल फॉर फीस्टर्स। अब उसके बाद ये तो कॉमन था, छोटे छोटे वर्क थे, छोटी छोटी चीजें थी। कुछ और चीजें हमें ध्यान में रखना है कि टी एस एलियट ने बहुत ज्यादा तारीफ की है मेटाफिजिकल पोएट्स की। मेटाफिजिकल पोएट्स कब आते हैं? जैकोबियन एज में आते हैं। मेटाफिजिकल पोएट्स जो थे उनके लीडर का क्या नाम था? जॉन डन था। यू विल कम टू नो कि जॉन डन ने जो पोयम लिखा वह एल्जाबेथन पोइट्री के खिलाफ था, क्योंकि मेटाफिजिकल पोइट्री में यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी है, फ्यूजन ऑफ हार्ट एंड इमोशन है, एडवोकेसी है। यू विल कम टू नो कि जॉन डन की बहुत तारीफ की है एलियट ने, कि मेटाफिजिकल पोएट की उन्होंने तारीफ की, इसलिए कि वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है? एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी देखने को मिलता है। और टी एस एलियट की नजर में जो एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी है, इट प्रोड्यूसेस गुड पोयम, या अच्छी पोयम को जन्म देता है। सबसे पहले जो मैं बात करूंगा टी एस एलियट एज अ क्रिटिक बात करूंगा, और आपको 4-5 पॉइंट है जो ध्यान में रखना है। अगर आप ध्यान में रखेंगे, 1 या 2 क्वेश्चन इंशाल्लाह जरूर मिले। टी एस एलियट का जो एज अ क्रिटिसिज्म या एज अ क्रिटिक जो उनका क्वेश्चन है, वह 3 चीजें, उन्होंने 3 क्रिटिकल एसे लिखा। एक क्रिटिकल एसे का नाम है ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। टी.एस. एलियट रोट ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। ये ऐसे क्रिटिकल ऐसे उनका कब आया था? 1917 में आया था, 1917 ईस्वी में। तो टी.एस. एलियट रोट अ क्रिटिकल ऐसे एंड दिस क्रिटिकल ऐसे केम इन 1917, यह 1917 ईस्वी में। इस क्रिटिकल ऐसे में उन्होंने थियरी ऑफ इम्पर्सनालिटी को जन्म दिया। कई बार पूछा गया है कि थियरी ऑफ इम्पर्सनालिटी का जन्म किसने दिया? टी.एस. एलियट ने दिया है। किसमें दिया है? अपने क्रिटिकल एसे ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट में दिया। उसमें उन्होंने क्या बताया है? उसमें उन्होंने ये बताया है कि एक पोएट को कभी भी अपनी पर्सनालिटी को एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए। पोएट शुड हाइड हिज पर्सनालिटी whenever he is going to express his thought, he should express with the help of proper object। और वहीं पर उन्होंने डिफिनेशन दिया, पोइट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन, इट्स एन एस्केप फ्रॉम इमोशन, इट्स नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनालिटी, इट्स एन एस्केप फ्रॉम पर्सनालिटी। ये एक उनका क्रिटिकल एसे। दूसरा उनका क्रिटिकल एसे था हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, जो 1919 में आता है। इसमें उन्होंने ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव का कॉन्सेप्ट दिया, और इसी एसे में उन्होंने कहा हैमलेट इज एन आर्टिस्टिक फेल्योर। तीसरा एसे उनका मेटाफिजिकल पोएट था, जो 1921 में आता है, और उसमें उन्होंने मेटाफिजिकल पोएट की तारीफ की, मेटाफिजिकल पोइट्री की तारीफ की, और उसमें उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, और वह कौन सा कॉन्सेप्ट रहा है? यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, या एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, या डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। ये कॉन्सेप्ट वहां पे आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा उनका जो और क्रिटिकल वर्क है सैक्रेड वुड, पूरा जो उनका क्रिटिकल एसेस था उसको कलेक्ट करके एक किताब बनाई गई। उसको किताब 1920 में आती है, 1920 ईस्वी में आती है। उसका नाम है सैक्रेड वुड। एक और उनकी किताब है यूज ऑफ पोइट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, या क्रिटिसिज्म का उनका वर्क था। इसमें भी उन्होंने क्रिटिसिज्म को लेकर के बात की है। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। और अभी और मैंने बताया था पोइट्री एंड पोएट्स उनका एक किताब रही है जो 1957 में, पोइट्री एंड पोएट्स 1957 में, सैक्रेड वुड 1920 में, यूज ऑफ पोइट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म भी उनका वर्क आया हुआ था। 3 क्रिटिकल ऐसे थे। पहले का नाम आपका ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट 1917 में, जिसमें थियरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी। दूसरे का नाम आपका क्या था? आपका आप दैट वाज द हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम 1919 में, जिसमें ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। तीसरे का नाम आप क्या क्या रहा है? तीसरे का नाम था मेटाफिजिकल पोएट्स, जिसमें एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, जो 1921 में आता है।
अब मैं जो बात करूंगा ये तो एज अ क्रिटिक बात हो गई। अगर आप इतना चीजों का ध्यान में रखेंगे तो यू विल नेवर फॉरगेट कि कौन सी बात उन्होंने किसमें किया। अब हम जो बात करेंगे टी एस एलियट एज अ पोएट बात करेंगे। मैंने आपको पहले बता दिया वो 20th सेंचुरी के महान पोएट है, ग्रेट पोएट। ग्रेट पोएट है। मुझे आज भी याद है कि व्हेन आई वाज डूइंग माय पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू हियर ए एन द्विवेदी सर। ए एन द्विवेदी का सर का क्रिटिसिज्म में बहुत उनका अपना एक तरह से कहा जाए कि वो इसके एक्सपर्ट थे। एक्सपर्टीज उनको उसमें था, राजनाथ सर का था। तो ए एन द्विवेदी सर जब टी एस एलियट को पढ़ा रहे थे वो रोने लगे थे। और खासकर उनकी डेथ का जिक्र हुआ कि जब 1965 में टी एस एलियट की मौत हुई थी तो पूरा डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद जो दैट वाज शॉक। और दैट बोल मतलब आप कह सकते हैं कि लोगों ने उनके सम्मान में अ, अपना सर झुकाया था। और एक ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ी लॉस हुई थी। तो टी एस एलियट बहुत बड़े पोएट थे और एक बहुत बड़ा लॉस हुआ था। तो वो चीज, वो मंजर मुझे आज भी याद है कि ही स्टार्टेड टू स्टॉप, द होल क्लास वाज पैक्ड विद द स्टूडेंट्स। पूरा का पूरा क्लास। एंड ही नरेटेड द होल सिचुएशन कि उनको जब उनकी मौत का समाचार लगा तो पता लगा तो पूरा डिपार्टमेंट दैट वाज शॉक्ड हियरिंग द न्यूज़ कि टी एस एलियट इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। इस चीज को उन्होंने जिक्र किया था। तो यू विल कम टू नो कि जब आप इन सब चीजों को देखते हैं कि उनका अपना वर्क रहा है एज अ क्रिटिक, तब अब मैं इसके बाद कौन सा पोर्शन ले रहा हूँ एज अ पोएट। जब आप पोएट की बात करते हैं तो उनका सबसे पहला कलेक्शन, कलेक्शन की अब मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहला पोयम तो 1905 ईस्वी में आया था, याद होगा स्कूल डेज में। वह जो पोयम 1905 ईस्वी में आया था उसका नाम मैंने क्या बताया था, अ फेबल फॉर फीस्टर्स। अ फेबल फॉर फीस्टर। मैं शिवपाल जी से जानना चाहूंगा, शिवपाल जी 1905 में जो उनकी पहली पोयम आई थी उसका नाम मैंने क्या बताया? A fable for pistons. या अ फेबल फॉर फीस्टर। सबको मैं इसीलिए बता दे, वो मैं सिंगल पोयम की बात कर रहा हूँ। लेकिन उनका जो कलेक्शन ऑफ द पोयम है वह 1917 ईस्वी में आता है। कलेक्शन ऑफ द पोयम जिसका नाम है प्रूफ्राक एंड अदर ऑब्जर्वेशन। So remember that कि प्रूफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन कलेक्शन ऑफ द पोयम है। और यह कलेक्शन ऑफ द पोयम कब आता है? 1917 में आता है। इट केम इन 1917। प्रूफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन, इट केम इन 1917। इट इज द कलेक्शन ऑफ द पोयम। यह कलेक्शन ऑफ द पोयम था, पहला कलेक्शन इनका। और वह सिंगल पोयम रहा था। तो अगर दोनों क्वेश्चन अलग अलग होगा, अगर कलेक्शन ऑफ द पोयम पूछा जाता है जो प्रूफ्राक एंड अदर ऑब्जर्वेशन, और अगर सिंगल पोयम पूछा जाता है तो अ फेबर फॉर फीस्ट। उसके अलावा आपको ये ध्यान में रखना है कि यह जो पोएटिक वॉल्यूम जो 1917 में आया है, जो प्रूफ्राक एंड अदर ऑब्जर्वेशन था, इसमें जो पोयम्स रही कौन कौन सी पोयम्स रही है? लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्राक, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा, जानते हैं कि लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्राक। इसमें प्रूफ्राक नाम के कैरेक्टर को लेकर के बात की गई है जो एजेड कैरेक्टर है। और यह इंटीरियर मोनोलॉग का एग्जाम्पल है। इंटीरियर मोनोलॉग एक ऐसी पोयम होती है जहाँ पे अंदर के आपके घटित हो रहा उस बेचैनी को, उस हलचल को ही बात की जाती है। दूसरा सबसे बड़ा चीज की जो आपका पोएट है, जो जो कैरेक्टर है प्रूफराक, वह एजेड मैन है, बॉल्ड है। उसकी उम्र जो है 35 से एबव है। और वह जो है ही वाज टू प्रपोज एनी गर्ल, बट ही सेज दैट ही टू प्रपोज द गर्ल मीन्स टू डिस्टर्ब द यूनिवर्स। तो इस तरह का इमेज वहां पे लेकर के बात की गई है। और डिले इन एक्शन भी यहाँ पे दिखाया गया है। बहुत ज्यादा मैं उस पोयम पे बात नहीं कर सकता हूँ, मेन मेन बातें बता दी। वह पोयम 1917 ईस्वी में पब्लिश होता है प्रूफ्राक एंड अदर ऑब्जर्वेशन नाम के कलेक्शन में। इस पोयम में प्रूफ्राक को लेकर बात की गई जो एजेड मैन है, और जो ही वांट्स टू प्रपोज अ गर्ल, ही इज इन लव विद समवन बट ही डजंट नो whom he likes, and he finds many women in a hotel, but he feels ashamed, and he is not interested to propose. Then again say that tomorrow I will come, taking this, taking that, eating this, eating that, then I will propose. So delay in action you find there. इसके अलावा इसमें आपका पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जो ये कलेक्शन है इसमें पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी आया हुआ है। द प्रील्यूड, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। द प्रील्यूड जो है यह उनकी पोयम का भी नाम। और अगर आपको याद होगा प्रील्यूड ऑटोबायोग्राफी भी रहा है। किसका ऑटोबायोग्राफी रहा है? वह आपका ऑटोबायोग्राफिकल पोयम रहा है, एपिक मैनर में। विलियम वर्ड्सवर्थ का जो 1805 में लिखी गई, 1850 में पब्लिश हुई है। तो वह एपिक रहा है, लेकिन ये पोयम रहा है।
और प्रील्यूड के नाम से डीएच लॉरेंस ने नॉवेल भी लिखा हुआ है। तीन चीजें, प्रील्यूड के नाम से नॉवेल भी है, प्रील्यूड के नाम से टी एस एलियट का पोयम है, और प्रील्यूड के नाम से आपका क्या रहा है, आपका एपिक भी रहा विलियम वर्ड्सवर्थ का। तो ये जो कलेक्शन था इसमें लव सॉन्ग ऑफ जेल्फ्रे प्रूफ्राक आया, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी आया, द प्रील्यूड आया, द रैप्सोडी ऑन अ विंडी नाइट आया है, बोस्टन इवनिंग ट्रांसक्रिप्ट आया है, और यू फाइंड दैट हिस्टीरिया एंड मॉर्निंग द विंडो आया है। तो दीज थिंग्स यू फाइंड की ये सब चीजें प्रूफ्राक एंड अदर ऑब्जर्वेशन में आया है। और इस कलेक्शन को उन्होंने किसको डेडिकेट किया है, जीन वर्डानील को डेडिकेट किया। यह उनके समय की बड़ी हस्ती थी कि ही डेडिकेटेड। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, आप कुछ याद रखें ना याद रखें, लेकिन दो चीज आपको ध्यान में रखना है कि प्रूफ्राक एंड अदर ऑब्जर्वेशन में लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्राक आया है, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी आया है, द प्रील्यूड, तीन पोएम आपको ध्यान में रखना है। कब आती है, 1917 की। ये कलेक्शन उन्होंने किसको डेडिकेट किया है, जीन वर्डिनाल को डेडिकेट किया है, JEAN, जीन वर्डिनाल, VERDENAL, उन्होंने जीन वर्डिनाल को इसको डेडिकेट किया है। नेक्स्ट जो पोयम है, पोयम्स 1920 करके उनका कलेक्शन, 1920 ईस्वी में पोयम्स 1920 करके उनका कलेक्शन आता है। इसमें स्वीनी इरेक्ट करके आता है, अ कुकिंग एक है, द हिप्पोपोटेमस है, व्हिस्पर्स ऑफ इमॉर्टैलिटी है, मिस्टर एलियट्स संडे मॉर्निंग सर्विस है, एंड स्वीनी एमंग द नाइटिंगेल। कुछ याद हो या ना हो, लेकिन ये चीज जरूर याद होना चाहिए, स्वीनी एमंग द नाइटिंगेल, ये पूछा जा चुका है यूजीसी नेट में। स्वीनी एमंग द नाइटिंगेल 1920 में उनका पोयम आया था, कलेक्शन ऑफ द पोयम, उसका कोई नाम नहीं रखा गया, पोयम्स 1920 करके रखा गया था। क्या रखा गया था, पोयम्स 1920, जिसमें आपका कौन सा पोयम आया है, जीरांशन। हाँ, एक और नाम ध्यान में रखना है, जीरांशन। और जीरांशन का मतलब होता है ओल्ड मैन। ये भी चीज पूछा जा चुका है, व्हाट डू यू मीन बाई जीरांशन, जीरांशन मीन ओल्ड मैन। तो कौन सा पोयम आया है, जीरांशन आया है, स्वीनी इरेक्ट आया है, अ कुकिंग एग आया है, द हिप्पोपोटेमस आया है, विश्वस ऑफ इमॉर्टैलिटी आया है, मिस्टर इलियट संडे मॉर्निंग सर्विस आया है, स्वीनी एमंग द नाइटिंगेल। आई थिंक यू ऑल आर गेटिंग, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? नो सर, क्लियर। ओके 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 क्लियर है सर, बहुत मजा आ रहा है सर लेक्चर में। ओके ओके। उसके बाद जो है उनका नेक्स्ट कलेक्शन आता है, और नेक्स्ट कलेक्शन का नाम है ओल्ड पॉजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट करके। ओल्ड पॉजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट 1939 में आया है। यह जो है विम्सिकल और साइकोलॉजिकल पोयम का कलेक्शन था, विम्सिकल और साइकोलॉजिकल पोयम का। इसमें जो है कौन सा पोयम है, द नेमिंग ऑफ कैट्स है, ओल्ड ड्यूटरनॉमी है, मैकाविटी है, द मिस्ट्री कैट है, गस है, द थिएटर कैट है। इसका मतलब कुछ नहीं, आपको ध्यान में रखना है, कैट से रिलेटेड तीन पोयम आई हुई है। अगर कभी भी कैट के नाम से पोयम आता है, ये किस कलेक्शन में आया हुआ था, तो ओल्ड पॉजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट। कलेक्शन ऑफ द पोयम का भी नाम जो है उसके साथ भी कैट से जुड़ा है, जो 1939 में आया है। और इसमें किस तरह की पोयम उन्होंने लिखा, विम्सिकल और साइकोलॉजिकल पोयम लिखा है, और कैट से जुड़ा हुआ कई चीजें। ये कभी पूछा नहीं गया, लेकिन उसके पहले की जो चीजें मैंने आपको बताई है वो चीज पूछी गई है। मैं जो है विनोद भाई से जानना चाहूंगा कि विनोद भाई, मैंने तीन पोयम का नाम बताया था, लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्राक, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, द प्रील्यूड, ये उनके किस कलेक्शन में आया? प्रूफ फ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस ठीक है, और 1917 में आया उसका सर। सन क्या? 1917 उन्नीस में आया, 1917 जी। मैं रकीम भाई जानना चाहूंगा कि जो प्रूफ्राक एंड अदर ऑब्जर्वेशन जो 1917 में है, ये उन्होंने किसको डेडिकेट किया है? जी रकीम जी। सर जीन बर्डेनाल को। जीन वर्डिनाल को डेडिकेट किया है, JEAN, जीन वर्डिनाल को ये चीज उन्होंने डेडिकेट किया हुआ है। मैं इसके बाद निखत से जानना चाहूंगा कि निखत
एक उनका और कलेक्शन ऑफ द पोयम आया था जिसको मैंने पोयम्स 1920 कहा था, उसमें एक पोयम जीरांशन है। जीरांशन का क्या मतलब होता है? निखत नॉट गेटिंग योर वाइफ। Gerontion means old man. ओल्ड मैन होता है। जीरांशन किस कलेक्शन में आया था? Poems. सर poems collection में आया 1920. 1920 में। और उसके कुछ पोयम्स का नाम बताओ। सर उसके और poems है, सुइने इरेक्ट है, आ कुकिंग एग है, और सर आपने वो बताया द हिप्पोपोटामस है, विस्पर्स ऑफ पोटेमस, इमॉर्टैलिटी। या विस्पर्स और ऑफ सर जो इमॉर्टैलिटी। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपने बताई है सर वो है सुइने एमंग द नाइटिंगेल्स। Sweeney among the Nightingales, Sweeney among the Nightingales, Hippopotamus, Whispers of Immortality, मिस्टर इलियट, संडे मॉर्निंग सर्विस, ये चीज मैंने बताया। मैं इसके बाद रहमत जहां से जानना चाहूंगा कि रहमत जहां टी एस एलियट का ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट जो क्रिटिकल ऐसे है, ये कब आया है? रहमत मुझे लगता है कि माइक यूज नहीं कर पाती। शिवपाल भाई, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट कब आया? 1917 इसमें कौन सा थियरी दिया गया है? इम्पर्सनल। इम्पर्सनैलिटी, थियरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी। डांस सिंह जी हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम कब आया? राजेश जी, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम कब आया? 19 सर 19 1919 सर। इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है? ऑब्जेक्टिव कोरिलेटी सर। गुड। शिवांगी जी, किस क्रिटिकल एसे में टी एस एलियट ने कहा है कि हैमलेट इज एन आर्टिस्टिक फेल्योर? शीतल। सर हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में। ओके गुड, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। जी जी से मैं जानना चाहूंगा कि उन्होंने कौन सा क्रिटिकल एसे लिखा था जो 1921 में पब्लिश हुआ? अभिजीत जी। चंद्र प्रकाश जी। यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। फिर से एसे का नाम बताइए, कॉन्सेप्ट तो आप ना बताइए, एक सर थियरी उन्होंने दिया। आपकी चंद्र प्रकाश जी, आई एम मेटाफिजिकल पोएट्स। मेटाफिजिकल पोएट, एसे का नाम मैंने पूछा था। मेटाफिजिकल पोएट्स में उन्होंने यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया है। उस क्रिटिकल एसे का नाम था मेटाफिजिकल पोएट्स व्हिच केम इन 1921। श्वेता जी से मैं जानना चाहूंगा कि मैडम जो उनका पोयम है प्रूफ्राक एंड अदर ऑब्जर्वेशन, ये तो कलेक्शन ऑफ द पोयम है, उसमें एक पोयम था द प्रिल्यूड। द प्रिल्यूड के नाम से नॉवेल किसने लिखा है? श्वेता जी। शिवांगी वाजपेयी। सर विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑटोबायोग्राफिकल लिखा है द प्रिल्यूड। मैंने बेटा एपिक के बारे में नहीं पूछा, मैंने कहा कि नॉवेल किसने लिखा। द प्रिल्यूड के नाम से एक लोगों ने नॉवेल भी लिखा। यस सर। किसने सर आई एम लिखा? नॉट एबल टू रिकॉल बट आई हैव स्टडीड सर। ओके विनोद जी। लॉरेंस सर। लॉरेंस ने, डीएच लॉरेंस ने नॉवेल लिखा। यस सर। तो सर एक कैथराइन ने भी तो लिखा सर, कैथराइन करके, कैथराइन ने भी शायद प्रीलोड करके कुछ लिखा सर, वो ध्यान नहीं आ रहा मुझे। हो सकता है उनका भी कुछ वर्क रहा हो, बट ये तीन चीजों को हमें कलेक्ट करना है। शॉर्ट स्टोरी है। उनका शायद स्टोरी लोग बता रहे हैं। तो दीज आर द पॉइंट्स विच वी हैव टू रिमेम्बर, जो अभी तक मैंने किया, मैं थोड़ा सा आउट से उसको करूंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे लगता है अंजुम अनीस जी जुड़ी है, टीपू जी जुड़े हैं, और भी लोग जुड़े हुए हैं। मैं उन सबसे जानना चाहूंगा कि उसे ध्यान से सुनेंगे। रजनी जी भी जुड़ी हुई है, उन सबसे मैं पूछूंगा, अवधेश जी भी है। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि
एक उनका कलेक्शन ऑफ द पोएम जिसका नाम था फोर क्वार्टेट्स। फोर क्वार्टेट्स जो है यह चार पोएम का कलेक्शन, चार बड़ी पोएम फोर क्वार्टेट ये आई थी। और ये पोएम जो है 5 सेक्शन में डिवाइड है। कितने सेक्शन में? 5 सेक्शन में है। रिमेंबर दैट की फोर क्वार्टेट्स इज अ सेट ऑफ फोर पोएम, ये चार पोएम का रहा है और यह 5 सेक्शन में डिवाइड है। उनमें से एक पोएम का नाम है बर्ट नार्टन, BURNT। अक्सर करके इसकी डेट कभी कभार मिलाने के लिए आ जाता है कि पहली कौन रही है, लास्ट में कौन रही है, बीच में कौन रही है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी आपको जानना जरूरी है। फोर क्वार्टेट्स इनका कलेक्शन ऑफ द पोएम है जिसमें चार बड़ी पोएम है और यह पोएम 5 सेक्शंस में डिवाइड है। पहली पोएम का नाम क्या है? बर्ट नार्टन, जो 1935 में आई। कब आई है? 1935। आप इसे ध्यान में रखिएगा। मैं इसके डिटेल में नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप एक बार CS एलियट का जो मुझसे छूटा रह जाए कि बर्ट नार्टन में क्या बात बताई गई है उसको जरूर देख लीजिएगा। कम समय में ये एलियट आज आपका पूरा हो जाएगा। तो जो बर्ट नार्टन है उसमें उन्होंने हिराक्लिटस को लेके बात किया है, लेकिन बहुत मैं डिटेल में नहीं जा सकता हूँ और यह उनकी पहली पोएम रही है जो 1935 में आई है। दूसरी पोएम का नाम था ईस्ट कुका। ईस्ट कुका दैट इज द 1940 में आई है, 1940 ईस्वी में आई है। थर्ड पोएम रही है द ड्राई साल्वेजेस, 1941 में आई है। चौथी और लास्ट पोएम रही है लिटिल गिडिंग, जो 1942 में आई, 1942 में आई हुई है। तो मैं सबसे पहले जो है अंजुम जी से जानना चाहूंगा कि अंजुम जी उनकी जो पोएम है कलेक्शन ऑफ द पोएम फोर पार्टेड, ये जो है कितनी पोएम का कलेक्शन? अंजुम, माइक नहीं मुझे लगता। टीपू सुल्तान जी, कितनी Yes, पोएम sir. का कलेक्शन? हाँ, It was a set of 4 poems, sir. 4 पोएम्स का कलेक्शन था। पहली पोएम का आप नाम बता सकते हैं? Bert मैं बता रहा Norton, हूँ कब पब्लिश हुआ है। 1935. ठीक है, ओके, गुड। रजनी जी से मैं जानना चाहूंगा कि रजनी जी दूसरी जो पोयम है उसका नाम ईस्ट कुकर रहा है, ये कब पब्लिश हुआ? सर ये 1940 में पब्लिश हुई थी। या दैट्स गुड, 1940 में। तीसरा मैं ब्रिजपाल जी से जानना चाहूंगा, ब्रिजपाल जी द तीसरा पोयम द ड्राई साल्वेजेस रहा, ये कब पब्लिश हुआ? 1941 में। ठीक है, गुड। अवधेश जी से मैं जानना चाहूंगा कि जो चौथी पोयम है उसका नाम लिटिल गिडिंग्स रहा है, ये कब पब्लिश हुआ है? 1942। 1940, 1942, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा हो जी। है। तो इस तरफ से आप देखा, आपने देखा किसके बारे में, फोर क्वार्टेट्स के बारे में। उसके पहले हम लोग प्रूफ्राक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस के बारे में बात किए थे, पोयम्स 1922 को लेके बात किए थे। एक पोयम जीरांशन रहा है जिसका मतलब ओल्ड मैन के नाम से मैंने बात किया था, वो था ऑल दिस विच वी फाइंड। उसके बाद होता क्या है कि उनकी एक और इम्पोर्टेंट पोयम आती है द हालो मेन। द हालो मेन आती है जो सिंगल पोयम है, 1925 में होती है। ये भी 5 पार्ट में है और इसमें 98 लाइन है और इसमें पोस्ट वर्ल्ड वार एक्सपीरियंस को लेके बात की गई। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जिंदगी में क्या चेंजेस आते हैं, क्या बदलाव आते हैं, उसको लेकर के बात की गई है। द हालो मेन आया है, उनकी पोयम थी। इसके अलावा उनकी एक पोयम है ऐश वेंसडे जो 1930 में आई हुई है। एक पोयम उनका है जर्नी ऑफ द मेजाई, ये 43 लाइन में और 1927 में आई है। और यहीं से इन्होंने, ऐसा लगता है कि इनकी पोयम में एक बड़ा परिवर्तन आता है। 1927 से पहले जो इनकी पोयम थी वो मटेरियलिस्टिक लाइफ को लेके बात करती है। 1927 के बाद जो इनकी पोयम थी उसमें स्पिरिचुअलिटी नजर आती है और इसमें उन्होंने रोमन कैथोलिसिज्म को स्वीकार किया था। ये इस तरह की चीजें हमें नजर आती है। तो इनकी पोयम में क्या है आपका, एक पोयम आपका द हालो मैन 1925 में, ऐश वेंसडे 1930 में, जर्नी ऑफ द मेजाई जो 43 लाइन्स की पोयम है, जिसमें इन्होंने जो है क्या किया, अभी याद होगा कि जर्नी ऑफ द मेजाई का एक कोटेशन भी था जो 2010 या 16 में था, उसको हम लोगों ने सॉल्व किया था। जर्नी ऑफ द मेजाई वो पोयम रही है। एंड इसके अलावा उनका एक पोयम और था पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जो 1915 में लिखी गई है, 1917 में पब्लिश होती है।
और प्रील्यूड्स को लेकर मैंने आपसे बात ही किया था। विस्पर्स ऑफ इमॉर्टैलिटी रहा है, जीरोशन रहा है, स्वीनी एमंग द नाइटिंगेल है, ये सब चीजें हैं। हल्का सा आप एक नजर देख लीजिएगा इन पोयम में क्या बताया गया, क्योंकि इतना टाइम नहीं कि सारी पोयम के बारे में बात की जाए, वरना हम लोग पूरा कवर नहीं कर पाएंगे। इनका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पर मैं बात करूंगा डिटेल में, वह चीज क्या है, द वेस्ट लैंड है। वेस्ट लैंड 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है। 437 लाइन में, कितनी लाइन में, 437, 433। कहीं कहीं पे लोग जो 434 का मेंशन करते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि आप मूव करके आपको 433 लाइन पे जाना, 434 पे नहीं जाना। कब पब्लिश हुई है, 1922 ईस्वी में पब्लिश हुई। कितने सेक्शन में डिवाइड है, 5 सेक्शन में डिवाइड है। किसमें लिखी गई है, ब्लैंक वर्ड से। आज भी ये लोग आपस में बात कर रहे थे किसमें लिखी गई है, ब्लैंक वर्ड में लिखी गई है। इसलिए ब्लैंक वर्ड की मैं बात कर रहा हूँ कि जब आप ब्लैंक वर्ड खोलेंगे, एम.एच. अब्राम्स में जाएंगे, वहां पे दिया गया है द प्रील्यूड टी.एस. एलियट का द वेस्टलैंड, इट इज रिटन इन ब्लैंक। उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगर कभी कोई बात होगी तब आप कल क्लेम कर सकते हैं उसको लेकर के जो है वहां पर। तीसरा चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि इसके अलावा जब आप टी.एस. एलियट को और देखने की कोशिश करते हैं, तो इनका जो पोयम है खास करके द वेस्ट लैंड को आप देखेंगे कि जो 5 सेक्शंस में है, वो जो 5 सेक्शंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उनमें से ये पोयम सबसे पहले द क्राइटेरियन जर्नल में 1922 में पब्लिश हुई। मैंने आपसे बताया था कि क्राइटेरियन जर्नल से जुड़े थे। और ये जो 5 सेक्शन है, उनमें से पहले सेक्शन का नाम है द बरियल ऑफ द डेड। पहले सेक्शन का क्या नाम है, द बरियल ऑफ द डेड। कभी कभार ये सेक्शन भी मिलाने के लिए पूछ लिया जाता है। पहला सेक्शन क्या है, द बरियल ऑफ द डेड है। दूसरा सेक्शन है अ गेम ऑफ चेस है। तीसरा सेक्शन है द फायर सरमन। चौथा है डेथ बाई वाटर। और पांचवा आपका है व्हाट द थंडर सेड। व्हाट द थंडर सेड। तो मैं जानना चाहूंगा रकीम जी से कि रकीम जी, पहले सेक्शन का क्या नाम। मैं एक बार से फिर से सारे सेक्शन का नाम मैं बता दे रहा हूँ। पहले सेक्शन का नाम है द बरियल ऑफ द डेड, BURIAL, द बरियल ऑफ द डेड पहला सेक्शन है। दूसरा सेक्शन है अ गेम ऑफ चेस। तीसरा सेक्शन है द फायर सरमन। चौथा सेक्शन है डेथ बाई वाटर। और पांचवा सेक्शन है व्हाट द थंडर सेड। व्हाट द थंडर सेड, ये आपका पांचवा सेक्शन है। ये चीज आपको ध्यान रखना। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसकी जो सबसे पहली लाइन है, अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ करके। इसके अलावा इसमें मैडम सोसोस्टिस का जिक्र है, टाइपिस्ट गर्ल का जिक्र है, रिवर गंगा का जिक्र है, बृहदारण्यक उपनिषद का जिक्र है, और भी तमाम चीजें जिसमें दत्ता, दया धाम, दमेता, दा का जिक्र है, सेंट अगस्टीन का जिक्र है। दीज थिंग्स वी फाइंड, इन सब का भी जिक्र रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि पोयम में जो और भी चीजें अपनी जगह है कि रही है, द वेस्टलैंड उन्होंने किसको डेडिकेट किया है, पहले मैंने बताया था एजरा पाउंड को डेडिकेट किया है। और एजरा पाउंड के कहने पर उन्होंने जो है क्या किया हुआ था कि कुछ लाइनें वहां से उन्होंने हटा दिया था। और द वेस्टलैंड को कई लोगों ने अपने अपने ढंग से उसको कहा है। और उनमें से एक इम्पोर्टेंट चीज है आइए रिचर्ड का कोटेशन। आइए रिचर्ड ने द वेस्टलैंड के बारे में कहा, a perfect emotive description of a state of mind which is probably inevitable for a while to all meditative people। तो ये चीज उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि अ परफेक्ट इमोटिव डिस्क्रिप्शन, इसमें जो डिस्क्रिप्शन है वह कैसा इमोटिव डिस्क्रिप्शन है, अ स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें माइंड की एक कंडीशन का जिक्र किया गया है जो हर आदमी के लिए शायद अनिवार्य है, वह आदमी जो ध्यान में डूबा रहता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि द वेस्ट, आइए रिचर्ड ने ही द वेस्टलैंड को म्यूजिक ऑफ आइडियाज कहा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस क्रिटिक ने द वेस्टलैंड को म्यूजिक ऑफ आइडियाज कहा। आइए रिचर्ड ने इसको म्यूजिक ऑफ आइडियाज कहा है। F.R. लीविस ने इसको रिच डिसऑर्गेनाइजेशन कहा है। रिच डिसऑर्गेनाइजेशन F.R. लीविस ने कहा है। तमाम कोटेशन है, मैं उन कोटेशन को ले नहीं सकता हूँ बिकॉज वी हैव लैक ऑफ टाइम, लेकिन ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। और टी.एस. एलियट के ऊपर सबसे बड़ी क्रिटिक का नाम हेलेन गार्डनर रहा, जिन्होंने क्या लिखा था, द आर्ट ऑफ टी.एस. एलियट। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। द आर्ट ऑफ टी.एस. एलियट एक किताब का नाम है, और उस किताब को किसने लिखा है, हेलेन गार्डनर ने।
HELEN, हेलेन गार्डनर ने लिखा। अब मैं जो आपसे बात करूंगा टीएस एलियट एज अ ड्रामेटिस्ट में बात करूंगा। एंड रिमेंबर दैट कि जब आप टीएस एलियट एज अ ड्रामेटिस्ट बात करते हैं तो उन्होंने पोएटिक प्ले लिखा। मॉडर्न एज में ड्रामा को रिवाइव करने का क्रेडिट उनको जाता है। उनके जो प्ले है वह क्लासिकल ट्रेजिडी पर है। क्लासिकल ट्रेजिडी का जो भी फॉर्मूला थे, यूनिटी था, रोल ऑफ कोरस था, उन्होंने बखूबी फॉलो किया। उनके प्ले में क्या चीज आपको मिलता है, क्लैश बिटवीन मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म आपको देखने को मिलेगा। उनके प्ले में आपको क्या देखने को मिलेगा, जो मॉडर्न साइकोलॉजी है, जो मॉडर्न लाइफ है, उसकी वजह से क्या दुश्वारियां हैं, क्या परेशानियां हैं। पीपल आर लिविंग अंडर वन रूफ इन वन हाउस बट दे आर नॉट वन, दे आर नॉट यूनाइटेड एट ऑल। तो इस तरह का फ्रेगमेंट्री जो कॉन्सेप्ट है लाइफ का, जो अनरेस्ट है, एंजाइटी है, वो सब चीजें आपको देखने को मिलती है। इनका जो पोएटिक प्ले है उसमें द रॉक है, उसमें कॉकटेल पार्टी है, उसमें द फैमिली रियूनियन है, उसमें आपका जो है मर्डर इन द कैथेड्रल है, ये सब है। और उसमें पोएटिक प्ले का उन्होंने जो उनका कॉन्सेप्ट है, जो ग्रीक ट्रेजिडी और जो और सारी चीजें रही है, यू फाइंड दीस थिंग्स, ये सब चीजें उनमें नजर आती है। द एल्डर स्टेट्समैन भी है। बाकी जो है मैंने आपको बता दिया कि क्रिटिसिज्म में उन्होंने क्या क्या लिखा है, द यूज ऑफ पोइट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, द आइडिया ऑफ अ क्रिश्चियन सोसाइटी, नोट्स टुवर्ड्स डेफिनिशन ऑफ कल्चर ऑन पोइट्री एंड पोएट्स, द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म। तो इन दिस वे यू फाइंड कि मैंने ज्यादातर जो वर्क थे, जो उनसे रिलेटेड बातें थी, वो मैंने आपको डील किए या वो मैंने आपको बताया। और होप कि आप लोगों ने इसे कवर किया होगा। कम समय में एक बार टीएस एलियट पूरा कवर हो गया है। एंड इफ यू गिव केवल थोड़ा सा अगर आप समय दे देंगे और किताब में टीएस एलियट से रिलेटेड जो स्टेटमेंट, जो बातें हैं, एक बार अगर आप उसे रिवाइज कर लेंगे तो काफी कुछ आपको कवर हो जाएगा। जाते जाते बहुत सारी चीजें रिकॉल हो, ठीक है। एंड वी विल मीट एट 9 PM पे। आज ही हम लोग 9 बजे भी थोड़ा सा बात करें, ज्यादा देर नहीं, 15 से 20 मिनट, जिसमें मैं निसिम इज़िकील पर बात करूंगा एट 9 PM। 9 बजे हम लोग मिलेंगे, जिसमें मैं निसिम इज़िकील पर बात करूंगा, उनको लेकर के, ताकि आधा घंटे में उन्हें भी मैं करा। ठीक है, तो जस्ट Okay, जस्ट sir. you can send Thank your you, sir. feedback in group.